प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के टॉपिक राज्यपाल के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन यह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा। राज्यपाल मनोनीत क्यों, निर्वाचित क्यों नहीं? राज्यपाल के संबंध में संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल का सर्वसाधारण जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए। यह सुझाव उनकी इस धारणा के अनुकूल था कि प्रत्येक राज्य को संघ की इकाई होने के नाते अधिक स्वायत्तता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद राज्यपाल पद के संबंध में 2 अन्य सुझाव और दिए गए। पहला, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन या दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यपाल का निर्वाचन किया जाए, और दूसरा, निम्न सदन राज्य की विधानसभा द्वारा 4 नामों को सुझाव दिए जाए, जिनमें से किसी को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाए। इन तीनों ही सुझावों को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा ने राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की पद्धति को अपनाया। एक निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर मनोनीत राज्यपाल को अपनाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, संविधान में संघ और राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था और एक निर्वाचित राज्यपाल तथा संसदीय शासन व्यवस्था परस्पर मेल नहीं खाती। निर्वाचित प्रधान वास्तविक शक्तियां ग्रहण कर सकता है और राज्य प्रशासन के मात्र वैधानिक प्रधान के स्थान पर वास्तविक प्रधान बन सकता है। निर्वाचित प्रधान होने पर राज्यपाल और मंत्रिमंडल में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल भी जनता का ही प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन आम चुनावों के समय नेतृत्व की कठिन समस्या पैदा कर देगा। चुनाव के समय प्रत्येक राजनीतिक दल राज्य में एक नेता होना आवश्यक है। यह नेता कौन होगा, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? राज्यपाल नेता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तविक सत्ताधारी संसदात्मक व्यवस्था में राज्य में मुख्यमंत्री है। राज्यपाल मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, यह भी बिल्कुल अनुचित लगता है। तीसरा, यदि राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित न होकर विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हो, तो मंत्रिमंडल तथा राज्यपाल में परस्पर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाती है। किंतु इस व्यवस्था में गंभीर दोष है। इस बात की आशंका है कि राज्यपाल के निर्वाचन में जो दल सहायक होंगे, राज्यपाल उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा। राज्यपाल का निर्वाचन स्थायी रूप से तो होता ही नहीं है। अतः पुनर्निर्वाचन होने के लिए यह राज्य विधानमंडल के बहुमत दल को प्रसन्न करने की अनुचित प्रयास कर सकता है। चौथा, प्रारंभ में संविधान निर्माता एक कमजोर केंद्रीय सरकार और शक्तिशाली राज्यों के पक्ष में थे और उस समय यह सोचा गया था कि राज्यपाल के निर्वाचन में राज्य की जनता को या राज्य विधानमंडल को शक्ति दी जानी चाहिए। लेकिन भारत के विभाजन और देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं को देखते हुए संविधान निर्माताओं के विचार बदले और उन्होंने सोचा कि केंद्रीय सरकार को पर्याप्त शक्तिशाली बनाने पर ही देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता की रक्षा संभव हो सकती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल राज्य के प्रधान के रूप में कार्य करता है, केंद्रीय सरकार प्रतिनिधि के रूप में नहीं। संविधान निर्माता चाहते थे कि राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में राज्य में संघीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करे। अतः राज्यपाल के संबंध में संघीय शासन द्वारा मनोनयन की पद्धति को अपनाया गया।
5वां, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत सूची में से राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करे, लेकिन इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि नामों को चुनने में विधानमंडल गुटबंदी के आधार पर कार्य करेगा और इस प्रकार से पद प्राप्त करने वाला राज्यपाल राज्य के सभी राजनीतिक वर्गों से सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकेगा। छठा, राज्य की राजनीतिक स्थिति में राज्यपाल की भूमिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ एवं निर्णायक की है। यदि राज्यपाल को जनता या विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता तो संभावना इस बात की है कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी होता, और इस बात की बहुत अधिक आशंका थी कि ऐसा राज्यपाल खुद भी दलबंदी और गुटबंदी का शिकार हो सकता था। अतः सही रूप में यह सोचा गया कि एक निर्वाचित प्रधान की अपेक्षा मनोनीत राज्यपाल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ एवं निर्णायक की भूमिका अच्छे रूप से निभा सकेगा। इस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कनाडा के संविधान का अनुसरण किया गया है। वहाँ राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा होती है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इस प्रसंग में संविधान सभा में कहा था कि समरूपता की प्राप्ति के लिए, अच्छे कार्य संचालन के लिए, राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच स्वस्थ संबंधों की स्थापना के लिए यही अच्छा है कि हम कनाडा के संविधान के अनुरूप व्यवस्था करें। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की इस पद्धति की आलोचना भी की गई है और इस प्रकार की आलोचना के प्रमुख रूप से दो आधार हैं। पहला, संविधान के अंतर्गत जिस समय यह व्यवस्था की गई थी उस समय यह सोचा गया था कि राज्यपाल प्रमुख रूप से अपने राज्य के वैधानिक प्रधान और गौण रूप से राज्य में संघीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, किंतु व्यवहार में राज्यपाल ने संघीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में ही अधिक कार्य किया है। केरल में 1959 में, राजस्थान में 1967 में और 1976 में तमिलनाडु और गुजरात तथा 84 में सिक्किम और जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल के द्वारा जिस प्रकार प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए और अगस्त 1984 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रामलाल द्वारा जिस प्रकार से आचरण किया गया, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल मुख्य रूप से अपने आप को केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि मानता है। आलोचकों का यह भी कहना है कि जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होंगी, उस समय राज्यपाल और मुख्यमंत्री में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 1967-71 के काल में इस प्रकार की स्थिति अनेक राज्यों में देखी गई और 1987-89 के वर्षों में आंध्र प्रदेश और केरल में ऐसी ही स्थिति रही। 1992-95 के वर्षों में तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तथा 97-98 के वर्षों में बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कटुता ने शालीनताओं की सीमा को पार किया। कुछ उदाहरणों में तो यह भी देखा गया है कि केंद्र और राज्य में एक ही राजनीतिक दल की सरकार होने पर भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच गहरे मतभेद जन्म ले सकते हैं। उदाहरण के लिए 1988 में बिहार में राज्यपाल GN सिंह और मुख्यमंत्री भगवत झा आज़ाद के बीच यह स्थिति देखी गई। राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण न कर चुका हो। अनुच्छेद 158 में राज्य के राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तों का भी उल्लेख है जो निम्नलिखित हैं। पहली है, राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसे राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर यह समझा जाएगा कि जिस दिन से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है उस दिन से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल में उसका पद रिक्त हो गया है। दूसरा, राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा, राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा। उसे वे सब वेतन, भत्ते, उपलब्धियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जिन्हें संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। उसके वेतन तथा भत्तों में उसके कार्यकाल के समय कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होने के कारण मत निरपेक्ष हैं। अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी होती है।
जिसमें वह प्रतिज्ञा करता है कि राज्यपाल पद का कार्यग्रहण श्रद्धापूर्वक करेगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा तथा राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में लगा रहेगा। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।